हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ईएमटी की लेक्चर सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करी थी। हमने समझा था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये देखा था कि दो वेक्टर ए और बी हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी या तो एरिया के इनवर्ड नॉर्मल इनवर्ड होगी या नॉर्मल आउटवर्ड होगी। ओके, तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये रिजल्टेंट नया वेक्टर आया, क्या इसके पास सेम प्रॉपर्टी है जो ए की है, वेक्टर ए की है या वेक्टर बी की है? तो क्या ये हर फ्रेम में सेम ही जैसा वैसा ही बिहेव करेगा जैसा ए बिहेव करता है, या इट हैव सम अनदर फीचर, इसके कुछ अनदर प्रॉपर्टीज़ हैं? तो हम क्या करेंगे, हम इन्वर्जन सिमेट्री चेक करना चाहेंगे। तो इन्वर्जन सिमेट्री या किसी पॉइंट के अबाउट अगर इन्वर्जन देख रहे हो तो हम उसे प्रायोरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके जस्ट अपोजिट, इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लेंगे और एक्स एक्सिस को माइनस एक्स बना देंगे, वाई को माइनस वाई बना देंगे, और देखेंगे कि ए बी और सी में क्या परिवर्तन आता है। तो हमने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, इसका ओरिजिन यहाँ पे है, और कोई व्यक्ति अगर यहाँ से बैठ के देख रहा है तो उसके राइट हैंड में क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और लेफ्ट हैंड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और उसके जस्ट सामने वाई एक्सिस होगा। तो अब एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो जस्ट इसका एक पॉजिटिव एक्सिस इसके पहले वाले के नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में है, और इसका नेगेटिव एक्सिस पहले वाले के पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो जस्ट इन्वर्टेड हो गया। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर 1950 जितने फिजिकल लॉज थे अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सभी कंजर्व थे। बिफोर 1950 अगर मोर प्रिसाइजली जाए तो 1956 एक चाइनीज ओरिजिन साइंटिस्ट यूएस बेस्ड, उन्होंने वू एक्सपेरिमेंट किया। उनका नाम था चेन-शिंग वू। शी परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट and she shown that under the parity transformation in weak interaction physical process जो है वो कंजर्व नहीं होता है। और 1957 में उसी आइडियाज़ पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था, बट चेन-शिंग वू को नहीं मिला था। वो सी गेट रिकॉग्निशन अप टू 1978, वो भी एक स्टोरी है, बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर कैसे चेंज होता है, और जो रिजल्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो कैसे चेंज होता है। ओके, तो अब हम ध्यान से देखें कि एक्स एक्सिस इस दिशा में है, इस पुराने कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस इस दिशा में जा रही है, जबकि नए कोऑर्डिनेट की नेगेटिव एक्स एक्सिस उसी दिशा में जा रही है। यानी जो एक्स है इस नए कोऑर्डिनेट में माइनस एक्स के बराबर हो गया, और जो वाई है वो माइनस वाई के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि जो वाई की ये दिशा है इस कोऑर्डिनेट में वाई की ये नेगेटिव दिशा है। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट में, नए कोऑर्डिनेट में वेक्टर ए कैसे चेंज हो रहा है, और अगर इसे आप प्रूव करना चाहो तो ये आप ऐसे देखो कि इस वेक्टर को हमने क्या किया, रोटेट किया यहाँ, फिर और रोटेट किया, तो सिंपली इस वेक्टर को आप 180 रोटेट करा दो। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को 180 आप रोटेट करा दो। तो 180 रोटेशन आप अगर फर्स्ट वीडियो फॉलो किए होगे तो हमने बताया था कि एक्सिस का रोटेशन कैसे करते हैं। वहाँ एक रोटेशन मैट्रिक्स हमने जनरेट करी थी, तो वहाँ से आप रोटेशन मैट्रिक्स उठाइए, वहाँ आई और जे की जगह एक्स और वाई रख दीजिए, तो हमें ये एक रोटेशन मैट्रिक्स मिली थी। अब यहाँ फाई को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे 180 से। क्यों? क्योंकि आप इसे एक बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए 90, फिर क्लॉकवाइज घुमाइए 90, यानी 180 टोटल रोटेट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक, तो इसमें परिवर्तन। अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम और पुराने कोऑर्डिनेट में रिलेशन कैसा है, अब इसे सॉल्व करिए। 180 रखिए, cos 180
-1 और साइन 0 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू -x, y डैश इज इक्वल टू -1। सेम चीज़ है, आप फिगर से भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकली से प्रूव भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। अगर तीसरी जेड एक्सिस भी लोगे तो ये जस्ट अपोजिट चेंज हो जाएगा। तो जेड भी कैसे चेंज हो जाएगा, -z में। तो यानी अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सिस है उनके साइन फ्लिप कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, अब देखिए यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करते हैं ये वेक्टर तो किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव x की दिशा में जा रहा है, ठीक। जब बट यहाँ से जब देखेंगे तो किस दिशा में जा रहा है ये वेक्टर, अभी भी जा रहा है इस दिशा में, बट किस दिशा में है, -x दिशा में है। समझ में आ रही बात है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव x की दिशा में जा रहा है ये वेक्टर, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जा इसी दिशा में रहा है, बट अभी दिशा कौन सी है, नेगेटिव x की है। तो वेक्टर ये कैसे किस में चेंज हो गया, -a में, साइन फ्लिप कर गया। सेम हैपन हो रहा है y के लिए, वेक्टर भी जो है किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव y में, बट यहाँ से जब देख रहे हैं तो इस दिशा में जा रहा है। तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या है, नेगेटिव एक्सिस है। तो b भी किस में चेंज हो गया, -b में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब हम देखते हैं कि c कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ से जब देखा तो हमने c इज इक्वल टू a क्रॉस b डिफाइन किया था। अब यहाँ पे भी देखेंगे तभी c इज इक्वल टू a क्रॉस b होगा, बट a और b अभी चेंज हो गए इस कोऑर्डिनेट में। तो क्या करेंगे, a की जगह -a रख दिया, अब b की जगह -b रख दिया। माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या बचा, a क्रॉस b ही बचा। तो इस कोऑर्डिनेट में भी जो c आ रहा है वो a क्रॉस b के बराबर ही आ रहा है, यानी इसी c के बराबर आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दैट इज अ न्यू थिंग, क्योंकि जो ये वेक्टर था इसने अपनी साइन चेंज कर दी, बट जो क्रॉस प्रोडक्ट आया इसका, इन दोनों वेक्टर का, उसका परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज इन दैट वेक्टर। तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्केलर इनवेरिएंट होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एप्पल रख रहे हो या आलू रख दीजिए यहाँ पे, चाहे यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, स्केलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वेक्टर क्या हो रहा है, वेक्टर चेंज हो जा रहा है, उसकी दिशा बदल जा रही है, साइन फ्लिप कर जा रहा है। तो वेक्टर क्या है, वेरिएंट है। बट क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर मिला वो अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जा रहा है, वो एक नया वेक्टर है, उसके पास दूसरी नई प्रॉपर्टीज हैं। तो यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आया वो एक नया वेक्टर आया, इट हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसको कुछ नया नाम देना होगा। तो इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया है सूडो वेक्टर। अब ये सूडो वेक्टर ये इनवेरिएंट है, स्केलर भी इनवेरिएंट है। तो क्या ये स्केलर है, तो ये हम चेक करते हैं, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, अंडर रिफ्लेक्शन हम चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन है क्या। यहाँ एक फिगर जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई ये सरफेस है जिस पे वाटर है और एक लेडीज़ है जो कोई पोजीशन दे रही हैं। तो इनके पैर से होते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो आपको और थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि इनकी मिरर इमेज जो है इस फिगर में बनी हुई है। इनको एक प्लेन में लाता हूँ, तो एक प्लेन में आप देखें तो इस प्लेन को मैं एक्स एक्सिस कर दे रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस डिफाइन कर दे रहा हूँ और इसको जेड एक्सिस डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों मिरर इमेज में डिफरेंस क्या है एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब इनका ये हैंड देखते हैं। अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्वर लूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, राइट हैंड है, राइट हैंड डायरेक्शन में है। तो इनका जो जिस दिशा में ये एक्स के पॉजिटिव दिशा में ये इंडिकेट कर रहा है, मिरर में भी देखें तो किस दिशा में इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव में। और ये हैंड जो है नेगेटिव एक्स की दिशा में इंडिकेट कर रहा है और मिरर इमेज में भी कहाँ कर रहा है, नेगेटिव में। तो यानी कि एक्स और एक्स में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा रिफ्लेक्टेड इमेज में, ठीक है। सिमिलरली वाई की दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा।
फिर अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आप अगर ये थंब देखें इनका, तो अपर इमेज में थंब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, बट लोअर इमेज में कहाँ कर रहा है? जस्ट अपोजिट दिशा में। तो परिवर्तन कहाँ आ रहा है? जेड एक्सिस में आ रहा है। सेम इनका हेड अपर दिशा में था, बट इसमें क्या है? लोअर दिशा में है। तो जो परिवर्तन आ रहा है जेड एक्सिस में आ रहा है, बट एक्स एक्सिस में हैंड अगर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, तो दूसरी इमेज में भी एक्स ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। ये नेगेटिव में, तो यहाँ भी नेगेटिव में। तो यानी इस प्लेन में जो परिवर्तन है एक्स वाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन कहाँ आ रहा है? जेड एक्सिस में। है बात समझ में? या आप घर पे एक कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो। आप मिरर के सामने जाओ और सामने खड़े होके देखोगे, आप अपनी दाहिनी आँख को टच करो, तो जिस साइड की आँख आप टच करोगे मिरर में भी उसी साइड की आँख आपको टच होती हुई दिखाई देगी। फिर लेफ्ट साइड की आँख टच करो, तो आपको लेफ्ट साइड में ही वो इमेज मिरर में दिखाई देगी। अब क्या करो कि आप अपनी फिंगर को जो है स्ट्रेट मिरर की तरफ मूव कराओ, तो आप देखोगे कि मिरर में भी एक फिंगर जो है आपकी तरफ आती है और दोनों एक दूसरे से टच हो जाती हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, जब आप फिंगर स्ट्रेट मिरर की तरफ ले जाते हो तो जो इमेज बनती है वो फिंगर की डायरेक्शन में नहीं जा रही, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपकी दिशा में आ रही है। जब आप अपनी फिंगर जो है अपने फेस से दूर ले जाते हो, तो जो फिंगर दूसरी मिरर इमेज जो है मिरर में बन रही वो आपकी तरफ आ रही है, यानी उसकी एक्सिस जस्ट अपोजिट है। तो वो एक्सिस उस मिरर के नॉर्मल है। सेम यहाँ पे जो ये प्लेन है जेड एक्सिस क्या है? इस प्लेन या रिफ्लेक्टिंग प्लेन के क्या है? नॉर्मल है। तो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? रिफ्लेक्टिंग प्लेन के नॉर्मल की एक्सिस में आएगा। तो यदि हम कोई वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन में लिखते हैं तो अंडर मिरर रिफ्लेक्शन एक्स वाई में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, कोई वेक्टर हमने एक्स वाई प्लेन में ऐसे डिफाइन कर दिया, दो एक इस तरह डिफाइन कर दिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो किस तरह जाएगा? हमने देखा कि अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो प्लेन के नॉर्मल जाता है जेड में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अंडर द रिफ्लेक्शन उसका साइन चेंज हो जाएगा तुरंत। ठीक, बट उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको हम और डिटेल में अगर एग्जांपल देखना चाहें तो मैग्नेटिक लूप या मैग्नेटिक करंट लूप का देखेंगे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की भी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हम मैग्नेटिक वेक्टर पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, तो हम और डिटेल में इसको विजुलाइज कराएंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करिए और इसमें देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा वेक्टर में। बट जैसे ही आप जेड एक्सिस में जाएंगे तो वो वेक्टर अपना साइन क्या करेगा? चेंज कर देगा। तो हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे? एक्स डैश में कोई परिवर्तन नहीं, वाई डैश में कोई परिवर्तन नहीं, जेड डैश में माइनस जेड हो जाएगा। तो जो रिजल्ट है हमारा इन प्लेन ऑफ मिरर अंडर रिफ्लेक्शन स्केलर इनवेरिएंट, स्केलर में एप्पल को मिरर के सामने रखिए, उसकी इमेज जो बनेगी वो एप्पल ही होगी, वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट वेक्टर क्या रहेगा? अभी हमने देखा वेक्टर रिमेन इनवेरिएंट, बट सूडो वेक्टर क्या होगा? दो वेक्टर अगर प्लेन में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसके नॉर्मल आएगा। हमने देखा कि नॉर्मल एक्सिस क्या होकर जा रही है? निगेटिव हो जा रही है। तो नॉर्मल में क्या आ जाएगा? सूडो वेक्टर में परिवर्तन आ जाएगा। सो इन द प्लेन ऑफ अ मिरर अंडर रिफ्लेक्शन स्केलर इनवेरिएंट, वेक्टर रिमेन इनवेरिएंट, बट सूडो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब सूडो वेक्टर स्केलर से भी डिफरेंट हो गया। सूडो वेक्टर पहले देखा था वेक्टर से भी डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं वेक्टर की, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर तीन वेक्टर लें ए बी सी और उनका प्रोडक्ट इस तरीके से करें कि किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और तीसरे वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो अगर अब इस प्रोडक्ट को देखें तो B क्रॉस C से हमें एक सूडो वेक्टर मिलेगा। सूडो वेक्टर में एक वेक्टर से डॉट करेंगे, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें स्केलर मिलना चाहिए। ठीक, तो क्या ये जो नया रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ये एक स्केलर है? लेट्स चेक दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने B क्रॉस C लिया तो एक वेक्टर मिला, और वो वेक्टर कैसा है? हमने देखा वो वेक्टर सूडो वेक्टर है, और उस सूडो वेक्टर का एक वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं
तो जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर तो होगी नहीं, स्केलर होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने बताया था स्केलर आता है। तो अब ये स्केलर कैसा स्केलर है, क्या ये इस स्केलर जैसा है? लेट्स चेक ऑल दोज प्रॉपर्टीज, पैरिटी, मिरर, हम सबको चेक करते हैं। तो अंडर पैरिटी क्या होगा, ये पहला ए वेक्टर क्या होता है, पैरिटी में ए वेक्टर चेंज हो जाता है, वेक्टर चेंज हो जाता है, बट सूडो वेक्टर क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। तो किसी एक में परिवर्तन आया तो टोटल परिवर्तन होगा। तो अंडर द पैरिटी ये स्केलर चेंज हो जाता है, ये जो नया स्केलर आया था, यानी ये स्केलर जैसा नहीं है, इसके पास कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं। अब अंडर रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। रिफ्लेक्शन हमने देखा वेक्टर इनवेरिएंट रहता है उस प्लेन में, और सूडो वेक्टर क्या होता है, वेरिएंट हो जाता है। तो यानी ये जो नई क्वांटिटी आई ये वेरिएंट हो गई, बट स्केलर क्या था, इनवेरिएंट था। तो यानी ये जो प्रॉपर्टी है स्केलर से कुछ हटके है। और प्रॉपर रोटेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया कि प्रॉपर रोटेशन एक्सिस का कैसे करते हैं। उसमें देखा था सारे वेक्टर इनवेरिएंट है, स्केलर इनवेरिएंट थे, स्केलर इनवेरिएंट है, वेक्टर इनवेरिएंट है, तो सभी चीज़ें इनवेरिएंट होगी। तो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये जो नई प्रॉपर्टी आई, नई क्वांटिटी आई, ये स्केलर नहीं है, तो लोगों ने इसका नाम रखा सूडो स्केलर, छद्म स्केलर। तो अब इन सभी क्वांटिटी का हम रैंक डिफाइन करते हैं कि एक नया पैरामीटर है कि रैंक, मतलब कि अगर इन सभी क्वांटिटी को किसी वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे लिखोगे। तो रैंक से हमें वो मदद मिल सकती है। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि रैंक होता क्या है। कोई फिजिकल क्वांटिटी ए अगर किसी वेक्टर स्पेस में आप लिखना चाहते हो तो कितने कॉलम वेक्टर चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी उस वेक्टर स्पेस में। तो उस नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रैंक बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर चाहिए। अब वो नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो जो कॉलम वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर किसी वेक्टर ए को हम a1 a2 an कॉलम वेक्टर में लिखें तो जितने a1 a2 a3 an है उनको एक दूसरे के रूप में ना लिख सके। मतलब कि a2 को a1 के टर्म में हम किसी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के रूप में ना लिख पाए, मतलब a1 a2 पैरेलल वेक्टर ना हो। ठीक, तो इनकी ये कंडीशन है, ये अलग वेक्टर हो, इंडिपेंडेंट वेक्टर हो, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर हो, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर हो, सभी इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर हो। तो ऐसे जितने इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर होंगे ये इस फिजिकल क्वांटिटी की रैंक कहलाएंगे। ठीक है, आप और डिटेल जो है मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे बीएससी में, बट ऐसे विजुलाइज करें कि इस वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे कितने नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और ये सभी कॉलम वेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। ठीक, उनके एक दूसरे के रूप में परिवर्तित ना किया जा सके। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, और वेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है हमारे पास AXI AYJ AZ के, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम वेक्टर चाहिए AX AY AZ। तो इसकी रैंक क्या होगी, 1 हो गई। अब मैं लेता हूँ सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर को कैसे लिखा हमने, C इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो अगर A और B दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के इस कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखे जा सकते, तो इनकी रैंक क्या होगी, 2 होगी। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इसकी रैंक क्या होगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो हम इसका टेस्ट करते हैं कि क्या A B लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेट्स मेक दैट कि A और B क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। मान लेते हैं कि A को B के रूप में लिखा जा सकता है, यानी A इज इक्वल टू K, कोई कांस्टेंट है B। ठीक, तो हमने मान लिया दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं।
हम अपोजिट मानते हैं, फिर उसे कंट्राडिक्ट करेंगे। अब ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, तो क्या आ जाता है के बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो 0 आएगा। हमने दूसरे वीडियो में हम देख चुके हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो फाइनल वेक्टर आएगा 0 आएगा। यानी इस तरह से हमारी पूरी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो अगर इसको नॉन जीरो बनाना है, इन दोनों वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जैसे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसको प्रेजेंट करने के लिए दो वेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसकी रैंक कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो सूडो वेक्टर की रैंक कितनी होगी, 2 होगी। तीसरा हमने पढ़ा, ये सूडो स्केलर होना चाहिए, सूडो स्केलर। तो सूडो स्केलर हमने डिफाइन किया ए डॉट बी क्रॉस सी, और अब यहाँ पे भी हम सेम लेके चलते हैं। ए को हम मान लेते हैं बी से ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर बी सी को लीनियरली इंडिपेंडेंट मानते तो बहुत ही आसान था, हम प्रूव कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा टास्क लेता हूँ कि ए को बी के लीनियरली डिपेंडेंट बना दिया, तो ये क्या हो गया, के बी डॉट बी क्रॉस सी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क। आप क्या करिए, एक वेक्टर बी डिफाइन करिए, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, सी डिफाइन करिए इस तरीके से, और इसमें पुट करिए, डॉट प्रोडक्ट लीजिए। आप देखेंगे सारे टर्म्स कट के 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बी सी को लीनियरली डिपेंडेंट दिखा देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, आसान हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप देखोगे b इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इस तरह अगर हमें सूडो स्केलर डिफाइन करना है, ये करेक्ट होना चाहिए, सूडो स्केलर डिफाइन करना है, तो इन तीनों वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम कितने वेक्टर ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल मिलता है। टेबल में हमारे पास है स्केलर है, वेक्टर है, सूडो वेक्टर है, सूडो स्केलर है। तो अंडर प्रॉपर रोटेशन के लिए आप पहला वीडियो देखिए। सारी क्वांटिटीज, स्केलर इनवेरिएंट रहता है, वेक्टर इनवेरिएंट रहता है, सूडो वेक्टर इनवेरिएंट रहता है, और सूडो स्केलर इनवेरिएंट रहता है। बट स्केलर जो है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनवेरिएंट रहेगा, अंडर रिफ्लेक्शन भी इनवेरिएंट रहेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में से प्रेजेंट करने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका रैंक क्या होगा, 0 होगा। वेक्टर का सारी चीज़ों को हमने क्लब कर दिया। अब यहाँ से आपके पास स्केलर, वेक्टर, सूडो स्केलर सभी की क्लियर कट डिफिनीशन मिल जाती है। कोई भी अगर पूछता है कि व्हाट इज द वेक्टर, तो आप बता सकते हो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच अलोंग विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वो तो रहेगा, विच इज इनवेरिएंट अंडर प्रॉपर रोटेशन, विच फ्लिप इट्स साइन in the parity rotation and invariant under the reflection and also it have a rank 1। तो आप इस तरीके से वेक्टर की डिफिनीशन बना सकते हो, सूडो स्केलर की डिफिनीशन बना सकते हो, और सूडो वेक्टर की डिफिनीशन बना सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जैम में भी कई बार ऑप्शनल में पूछ लेता है, और कि सूडो स्केलर की रैंक कितनी होती है, या सूडो स्केलर रिमेन अंडर द रिफ्लेक्शन कैसे चेंज होता है। तो आपको ढेर सारे ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें आप सबको सही ऑप्शन टिक करना होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहला या दूसरा वीडियो देख सकते हैं, और जो भी ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।